हेलो मेरे शेर मेरे चीतो, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका बड़ा भाई मनीष और स्वागत करता हूं मैं आपका एकलव्य माइंड्स पे। बेटा आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का पार्ट 4, जिसमें कि हमेशा की तरह आज भी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये जो आपके सामने हमेशा की तरह मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि जो भी आपके सामने ये जो ज़रूरी फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के वो आपके सामने हैं, सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट या फिर आप इसको कॉपी में नोट डाउन करो और हम लोग चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो पहला सवाल है वो कह रहा है कि आपके सामने चार ऑप्शंस हैं जो कि वोल्टेज को रिप्रेजेंट उनमें से कोई ना कोई एक सही ऑप्शन कर रहा है। सो कौन सा कर रहा है? आप आराम से बेटा वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करो। ठीक है बेटा, अब आइए जरा सा इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं। आप मेरी बात को समझिए। यहाँ देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें रेसिस्टेंस भी है, सेल भी है। सपोज करो कि यहाँ से ये इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करता है जो कि इस रेसिस्टर को जाता है, ये जो बैटरी वो सप्लाई कर रहा है। अब सवाल ये है मेरे प्यारे बच्चों कि ये बैटरी कितना वर्क करेगा अगर यहाँ से क्यू चार्ज को सप्लाई कर रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों उसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इज W इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। मतलब कि वो बैटरी कितना वर्क करेगा, वो वर्क करेगा V इंटू क्यू अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है और चार्ज Q है। तो यहां से आप मेरे को बताओ बेटा कि V कितना हो गया। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। मेरे प्यारे बच्चों आपने जरूर पढ़ा होगा Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। अब बोलेंगे सर ये तो हमने नहीं पढ़ा। देखो मैं बता रहा हूं आपको, इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन बोलो बेटा, क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। सो यहां से क्यू क्या हो गया बेटा? क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो ऐसे केस में यहां से हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन करंट इनटू टाइम। तो कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा? ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बेटा, चलो आज का अपना दूसरा सवाल है बेटा, बड़ा ही मजेदार सवाल है, आपको मजा आ जाएगा। सवाल ये कहता है बेटा कि आपके सामने एक वी आई ग्राफ दिया हुआ है, वी वर्सेस आई, और कहता है कि बताओ कि इनमें से कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है। T1 वाले केस में T1 ज्यादा है फिर T2 ज्यादा है। बेटा पहले तो मैं आपको बिल्कुल स्टेप वाइज इस बात को समझाता हूं, ध्यान में सुनो बेटा। व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर। ओके सर, जहां पे V वोल्टेज है, I करंट है और R रेसिस्टेंस है। तो ऐसे केस में R क्या होगा बेटा? R इज इक्वल टू V अपॉन आई। मतलब यह है कि अगर आपने V वर्सेस I यहाँ पे एक स्लोप बनाया हुआ है तो ऐसे केस में जो स्लोप है वो स्लोप देगा रेसिस्टेंस। ओके बेटा, ठीक है भाई। इसका मतलब कि अगर स्लोप जो है बेटा ये स्लोप ज्यादा हुआ तो फिर इस केस में रेसिस्टेंस भी ज्यादा होगा, और अगर स्लोप कम हुआ तो रेसिस्टेंस कम होगा। बेटा आप में से कई लोग सोचेंगे कि सर ये स्लोप क्या चीज है? सर स्लोप ज्यादा है, स्लोप कम है। आसान भाषा में मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई भी ग्राफ हो, अगर ग्राफ एक्स एक्सिस से कम इंक्लाइंड है तो मतलब कि स्लोप कम है, अगर ज्यादा इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से, ज्यादा एंगल बना रहा है तो स्लोप ज्यादा है। अब जरा यहां गौर से देखो कि V वर्सेस I में जो स्लोप है ये रेसिस्टेंस बताएगा दोनों का दोनों। मान लेते हैं बेटा कि ये रेसिस्टेंस R1 है, ये रेसिस्टेंस R2 है। तो ऐसे केस में आप मेरे को बताओ कि R1 के केस में स्लोप ज्यादा है, R2 के केस में स्लोप कम है। तो ऐसे केस में मेरे प्यारे बच्चों रेसिस्टेंस 1 जो है वो ज्यादा है और रेसिस्टेंस 2 कम है। लेकिन भाई साहब रेसिस्टेंस तो पूछा ही नहीं सर, आप क्या बकवास कर रहे हो? पूछ तो हमसे टेम्परेचर रहा है और आप रेसिस्टेंस हमको बता रहे हो। मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात को समझो, अगर आपके पास एक फिक्स्ड कंडक्टर है, आपके पास अगर एक फिक्स्ड मेटल है, तो ऐसे केस में आप रेसिस्टेंस का फॉर्मूला बोल दो बेटा, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। सर आप खुद ही कह रहे हो कि वो मेटेरियल फिक्स्ड है तो रो तो उसकी फिक्स्ड ही होगी। ये जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है इसकी लेंथ फिक्स है, एरिया फिक्स्ड है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आप इस बात को मत बोलो। ठीक है मैं समझ रहा हूं इस बात को कि रेसिस्टेंस डिपेंड करता है रेसिस्टिविटी पे, लेंथ पे, एरिया पे, बट मेरे प्यारे बच्चों टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। और अगर किसी कंडक्टर का आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और आपने अगर उसका टेम्परेचर घटाया तो रेसिस्टेंस घटेगा। इसका मतलब कि अगर R1 ज्यादा है तो डेफिनेटली मेरे प्यारे बच्चों उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, और R2 कम है तो टेम्परेचर भी कम होगा। इतना शानदार सवाल था ये। सो इस केस में T1 इज ग्रेटर देन T2। ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। चलो मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल तो भाई साहब उससे भी जबरदस्त सवाल है, मतलब मैं चाहूंगा आप जरूर इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करो। ठीक है बेटा, चलो देखो आपने कितना अटेम्प्ट किया मेरे को पता ही है बेटा, फिर भी देखो चलो इस केस में क्या कुछ आपको खास नजर आया?
बेटा सबसे खास बात ये है मेरे प्यारे बच्चों, जहां बहुत बच्चे फंस जाते हैं कि ये V वर्सेस I ग्राफ है ही नहीं, ये तो I वर्सेस V ग्राफ है। आप बोलेंगे सर ये तो गजब हो गया सर, ऐसे केस में हम क्या करेंगे? आपने तो सर V वर्सेस I पढ़ा दिया। मेरे बात को बड़े गौर से सुनो, मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं बेटा कि ओम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल टू आई आर। तो ऐसे केस में R इज इक्वल टू V अपॉन आई, या फिर आप आसान भाषा में बोलो कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V अपॉन आई। हालांकि आप इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कह लीजिए इस बात को कि अगर V I का स्लोप ज्यादा हुआ तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, V I का स्लोप कम हुआ तो रेसिस्टेंस कम होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे तो V वर्सेस I का मामला ही नहीं है, मामला तो I वर्सेस V का है। इसका मतलब कि आपको इसको पलटना पड़ेगा। 1 अपॉन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I अपॉन V, I अपॉन V। या आसान भाषा में बोलो कि जो रेसिस्टेंस है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है I अपॉन V के। मतलब मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात को समझो, फिर से देखो कि जो रेसिस्टेंस है बेटा यहाँ पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है I अपॉन V के। मतलब ये बेटा कि अगर I अपॉन V ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, और अगर I अपॉन V कम होगा तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। इस चीज को देखो, मैं आपको और क्लैरिटी से मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है। ध्यान से देखो बेटा, आपके सामने दो कर्व्स हैं, एक तो V वर्सेस I है लेफ्ट साइड में आपके, और राइट साइड में I वर्सेस V है। V वर्सेस I में कहता है कि अगर स्लोप ज्यादा हुआ तो रेसिस्टेंस ज्यादा, स्लोप कम तो रेसिस्टेंस और कम, फिर और कम। मतलब कि R3 सबसे ज्यादा, R1 उससे कम, R2 सबसे कम। लेकिन बेटा इस केस में करंट वर्सेस वोल्टेज अगर आपके सामने मिल जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो स्लोप जितना ज्यादा रेसिस्टेंस उतना कम, तो रेसिस्टेंस सबसे कम R3 का, और स्लोप जितना कम रेसिस्टेंस उतना ज्यादा। तो वापस जरा आते हैं अपने केस में मेरे प्यारे बच्चों। यहां पे सबसे पहली बात तो ये भाई साहब कि रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा बेटा होगा R2 का, और उससे कम R1 का, और सबसे कम रेसिस्टेंस R3 का, बावजूद इसके कि स्लोप ज्यादा है R3 का बट रेसिस्टेंस सबसे कम होगा। फिर से बेटा सर सवाल तो रेसिस्टेंस का पूछ ही नहीं रहा है ना सर, आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो सर, आप क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं हो। देखो बेटा सवाल तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का पूछ रहा है। सर ये क्या होता है? अरे बेटा रेसिस्टेंस का फॉर्मूला बोलो, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। जो ए है ना यही है क्रॉस सेक्शनल एरिया। सर और अच्छे से समझाओ। देखो बेटा और अच्छे से देखो, अगर ये वायर है ना बेटा तो ये है उसकी लेंथ, और मटेरियल पे डिपेंड करती है उसकी रेसिस्टिविटी, और ये जो एरिया है ना बेटा इसी एरिया को बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। सर अच्छा एक बात हमको समझ में आई सर, ये रेसिस्टेंस ऊपर एरिया नीचे, मतलब कि सर रेसिस्टेंस तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। इसका मतलब कि अगर रेसिस्टेंस ज्यादा है तो एरिया कम है। हाँ बेटा अब जाके समझे आप, मतलब कि इस केस में रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा R2 का, लेकिन एरिया सबसे कम R2 का, और उससे ज्यादा एरिया जो है बेटा 1 का, और उससे ज्यादा एरिया जो है बेटा वो है हमारे पास 3 का। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा जो एरिया होगा वो होगा R3 का, बावजूद इसके कि रेसिस्टेंस सबसे कम है, लेकिन एरिया इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा। ओके बेटा, सो यहाँ पे ढूंढो बेटा कहाँ लिखा हुआ है कि वायर 3 हैज द मैक्सिमम एरिया। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। चलो मेरे प्यारे बच्चों एक और यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल है भाई। ये कहता है बेटा कि आपके सामने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें सेल भी है और बहुत सारे बल्ब्स भी लगे हुए हैं। आप बताओ कि कौन सा बल्ब है या कौन से बल्ब्स हैं जो सबसे ज़्यादा ग्लो करेंगे, आई मीन कि सबसे ब्राइटली ग्लो करेंगे। बेटा एक बात बताओ, बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा या कम ग्लो करेगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है? भाई साहब ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक करंट पे। आप याद करो मेरे प्यारे बच्चों कि घर में कभी कभार अगर आपके घर में वोल्टेज कभी डाउन होता है ना तो करंट कम आता है तो बल्ब थोड़ा सा ना धीमा ग्लो करता है। ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट आया तो बल्ब ज़्यादा अच्छे से ग्लो करेगा। हाँ बात सही सर, अब बात तो सही बोल रहे हो। तो ऐसे केस में हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर बेटा यहाँ से इमेजिन करते हैं कि सपोज 30 एम्पियर का करंट फ्लो किया, जस्ट सपोज बेटा, तो इस बल्ब से भी, इस वाले बल्ब से 30 एम्पियर फ्लो करेगा। ठीक है सर, यहाँ से भी 30 एम्पियर जाएगा, लेकिन यहाँ पे बढ़ जाएगा सर। मान लो बेटा अगर बटेगा तो जस्ट सपोज कि यहाँ से चला गया 10 एम्पियर, यहाँ से चला गया 20 एम्पियर, और वापस फिर से बेटा वापस ये 10 एम्पियर लौट आएगा, 20 लौट आएगा, फिर से हो जाएगा 30। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, बल्ब 1 में और बल्ब 5 में, मेरे प्यारे बच्चों बल्ब 1 में और बल्ब 5 में बड़े गौर से देखो,
इसमें 30 एम्पियर करंट गया, लेकिन बल्ब 3 में, बल्ब 4 में और बल्ब 2 में कम करंट गया ना बेटा। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि जो सबसे ज्यादा करंट जा रहा है वो करंट जा रहा है बल्ब 1 में और बल्ब 5 में। तो सबसे ज्यादा ग्लो कौन करेगा बेटा, बोले बेटा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी, 1 और 5। ठीक है बेटा। चलो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि हमारे पास एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और रेसिस्टेंस R है। मान लो मेरे प्यारे बच्चों कि अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 2.5 L और रेसिस्टेंस 0.5 R ऑफ द सेम मटेरियल। बड़े ध्यान से सुनो बेटा, सेम मटेरियल कहने का मतलब ये बताना ये चाह रहा है कि जो रेसिस्टिविटी है बेटा, अगर मटेरियल सेम है तो रेसिस्टिविटी तो वही रहेगी, मतलब कि रो जो है वो फिक्स्ड है, रो पहले में भी रो है और दूसरे में भी रो है। तो कहता है कि दूसरे केस में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताओ। सवाल फिर से सुनो, पहले कंडक्टर का लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो रेसिस्टेंस R है। दूसरा मटेरियल मतलब कि रेसिस्टिविटी सेम, लेकिन उसकी जो लेंथ है वो 2.5 L है और रेसिस्टेंस उसकी 0.5 R है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा बेटा। आपको अच्छे से समझ में आए क्वेश्चन, इसके लिए ऑलरेडी मैंने यहां पे ड्रॉ कर रखा है, ध्यान से देखो बेटा। मटेरियल सेम तो रेसिस्टिविटी सेम, लेंथ अगर इसका L है तो इसका 2.5 L है, रेसिस्टेंस इसका R है तो इसका 0.5 R है। बट सवाल यह है कि अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा। बड़े ध्यान से समझते हैं बेटा। आप मेरे को बताओ बाबू कि रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। सही बात है सर। तो ऐसे केस में एरिया कितना हो जाएगा बेटा, एरिया इज इक्वल टू रो L अपॉन R। ओके सर, ये बात समझ में आएगी। अब यहां पे आओ, यहां भी सेम फॉर्मूला लगाओ बेटा, R इज इक्वल टू रो L बाई A। लेकिन भाई साहब यहाँ पे R थोड़ी है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 0.5 R। सो R इज इक्वल टू रो इंटू L कितना बेटा, L है 2.5 L अपॉन एरिया ही तो नहीं पता सर, कोई बात नहीं, वो निकाल लेंगे एरिया। मान लो यहाँ पे हमने रखा, एरिया को ऊपर लेकर उठा के फेंक दो बेटा और 0.5 R को नीचे लेके आओ। सो ये हो जाएगा रो इंटू 2.5 L अपॉन 0.5 R। मेरे प्यारे बच्चों ये 5 बार में कटेगा और कटने के बाद ये हो जाएगा 5 इंटू रो L बाई A। लेकिन भाई साहब व्हाट इज रो L बाई A, देखो यहाँ पे व्हाट इज रो L बाई A है ना बेटा। सो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे सॉरी ये R हो जाएगा बेटा रो L बाई R। तो ऐसे केस में बेटा ये हो जाएगा 5 इंटू A। इसका मतलब ये है भाई साहब कि जो नया वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो पुराने वाले एरिया क्रॉस सेक्शन के 5 टाइम्स है। सो आओ जरा सा अपना ऑप्शन ढूंढ ले बेटा, ढूंढो ढूंढो फटाफट ढूंढो। ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। चलो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 6, ये भी अच्छा सवाल है, पढ़ो। कहता है बेटा द रेसिस्टेंस ऑफ अ रेसिस्टर इज रिड्यूस्ड। बेटा ये इतना शानदार सवाल है, मेरा चैलेंज है आपको, इसको बना के दिखाओ, मजा आएगा बेटा, गर्दा उड़ा दो आप। क्वेश्चन कहता है कि द रेसिस्टेंस ऑफ अ रेसिस्टर इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है भाई, ये कह रहा है कि जो रेसिस्टेंस है मेरे प्यारे बच्चों उसको सेम रखा गया। मतलब कि बेटा रेसिस्टेंस तो सेम है, बाकी जो भी रेसिस्टेंस को हाफ कर दिया गया। अब ध्यान से पढ़ो बेटा, द रेसिस्टेंस ऑफ अ रेसिस्टर इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। और ऐसा करने में बाकी पैरामीटर्स को सेम रखा गया। तो आप बताओ कि जो हीटिंग इफेक्ट होगा उस पर क्या असर पड़ेगा। बेटा आप एक बात बताओ, सपोज कि हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, यहाँ पे रेसिस्टेंस है और यहाँ पे हमने लगा दिया एक बैटरी सेल लगा दिया। ये कहता है बेटा कि यहाँ पे रेसिस्टेंस R है। अब मान लो कि बेटा कि इसमें करंट आई जा रहा था। ये कहता है कि अगर रेसिस्टेंस इसने हाफ कर दिया तो आप बताओ कि ऐसे केस में जो हीटिंग इफेक्ट है उस पर क्या असर पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों आप एक बात बताओ, फॉर्मूला बताओ आप, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, एक और फॉर्मूला V स्क्वायर बाई R इंटू टी, एक और फॉर्मूला V इंटू आई इंटू टी। ऐसे केस में बेटा अगर रेसिस्टेंस को हम हाफ कर देंगे तो हीटिंग इफेक्ट पे क्या असर पड़ेगा। सपोज इसमें से ये फॉर्मूला हमने ले लिया, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ऐसे केस में मेरे प्यारे बच्चों सपोज करो कि नया हीट हम जानना चाहते हैं कितना हो गया और R के जगह पे मैंने लिख दिया R बाई टू इंटू टी। ऐसे केस में बेटा ये हो जाएगा 1 बाई टू इंटू आई स्क्वायर आर टी। बेटा आई स्क्वायर आर टी अभी आपने देखा ये होता है H, सो ये हो गया बेटा 1 बाई टू इंटू एच। आप बोलोगे कि सर
ये जो नया वाला हीटिंग इफेक्ट है या कितना हीट रिलीज हुआ सर, ये हो जाएगा पुराने वाले हीट के आधा। और आप टिक लगा दोगे बेटा, कहां पे है देखो, ये है 1/2, हाफ हो गया ऑप्शन नंबर बी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये एक्सप्लेनेशन गलत है, एकदम गलत है। आप लोग सर आप क्या बात कर रहे हो सर, साफ साफ मेरे को दिखाई दे रहा है क्वेश्चन ने कहा, इसीलिए तो मैंने कहा कितना शानदार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन खुद कह रहा है कि रेसिस्टर आप हाफ कर दो, रेसिस्टेंस ऑफ हाफ कर दो और बताओ कि क्या हीटिंग इफेक्ट में फर्क पड़ेगा। तो हमने भी R को R/2 कर दिया और ऐसे केस में मेरे प्यारे बच्चों यहां से सॉल्व किया तो हीटिंग इफेक्ट जो है H/2 आया। बट ये गलत है, एकदम गलत है ये। अब जरा आप समझो कैसे गलत है। यहां देखो बेटा, मैंने ऑलरेडी यहां पे ड्रॉ करके रखा है, ध्यान से देखो बेटा। आप जब कहते हो कि हमारे पास एक सर्किट है, सर्किट में रेसिस्टेंस R है और उसमें करंट I फ्लो कर रहा है, बेटा भले ही क्वेश्चन ने कहा कि बाकी सारे पैरामीटर सेम है, लेकिन बेटा आप लॉजिकली भी तो सोचो कि अगर सारे पैरामीटर सेम होंगे और रेसिस्टेंस को आधा करोगे, ठीक है आप वोल्टेज नहीं चेंज करोगे, लेकिन यार अगर आप रेसिस्टेंस आधा करोगे बेटा तो करंट तो डबल होना ही है। वो कौन रोकेगा इसको, करंट तो डबल हो ही जाएगा ना यार। आप सोच के तो देखो बेटा, V = IR, सोच के देखो बेटा। तो ऐसे केस में मेरे प्यारे बच्चों साफ साफ हमें समझ में आ रहा है कि R = V/I। ये आप आसान भाषा में बोलो मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आप यहां पे रेसिस्टेंस को हाफ कर दोगे तो इनवर्सली है ना यार, तो ये सीधे 2I हो जाएगा बेटा। मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ यहां पे रेसिस्टेंस नहीं बदला, यहां करंट भी बदला है। तो जो अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा था बेटा, H = I² और V²/R × T और VIT, ऐसे केस में हमने गलती कहां की, गलती हमने ये की बेटा कि जब हमने ये फॉर्मूला यूज किया तो ऐसे केस में हम ये मान के चल रहे हैं कि सिर्फ रेसिस्टेंस बदला, लेकिन नहीं बेटा, रेसिस्टेंस के साथ साथ भले क्वेश्चन कह रहा है कि बाकी पैरामीटर सेम है, लेकिन आप चाहो ना चाहो करंट बदल के रहेगा, बदल के रहेगा। मतलब ये मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना भी है कि नया हीटिंग इफेक्ट कितना हो जाएगा, तो ऐसे केस में करंट I के जगह पे I नहीं बल्कि 2I लिखो, चूंकि ये बढ़ गया है, और R की जगह पे आप लिखेंगे R/2 × T। सो बेटा ये कितना होगा बताओ, ये हो जाएगा 4 × I² × R/2 × T। T ये 2 से मर गया 2 बार में, ये हो गया 2 × I² RT। और आप बताओ व्हाट इज I² RT, ये है बेटा H। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों की जो नया हीटिंग इफेक्ट है वो पुराने के रिस्पेक्ट में डबल हो चुका है, डबल, हाफ नहीं बल्कि हो चुका है बेटा डबल। आप बोलोगे सर कोई आसान तरीका बताओ ना सर, क्या बात ये इतना समय लग रहा है सर इसमें। ओके बेटा देखो मेथड 2, मेथड 2 ये बेटा कि अब हीटिंग इफेक्ट का ये वाला फॉर्मूला यूज करो, H = V²/R × T। सर कैसे आसान हो जाएगा बेटा, वोल्टेज थोड़ी बदला, टाइम थोड़ी बदला, तो ऐसे केस में डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि हीट रिलीज्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इनवर्सली कि एक बढ़ेगा अगला घटेगा बेटा। अभी आप देखो क्वेश्चन ने क्या कहा कि रेसिस्टेंस कर दिया हाफ, तो अगर इसको हम हाफ करेंगे तो H कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डबल। तो साफ साफ दिखाई दिया, या तो आप ये फॉर्मूला यूज करो या फिर ये करो, दोनों एक ही बात है, लेकिन आंसर वही आएगा मेरे प्यारे बच्चों की हीटिंग इफेक्ट जो है, जो हीट प्रोड्यूस्ड है वो हो जाएगा 2 टाइम्स। बड़ा ही शानदार सवाल था बेटा। चलो मूविंग टुवर्ड्स और नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सवाल है बेटा, आप पेन उठाइए, गर्दा उड़ाइए भाई साहब। क्वेश्चन कहता है कि इफ द करंट थ्रू अ कंडक्टर इज 5 एम्पियर, व्हाट चार्ज पासेस इन 10 सेकेंड्स। मेरे प्यारे बच्चों आप एक बात बताओ, what is current, current is the rate of flow of charge, so I is equal to Q/T। ये कह रहा है कि what charge, चार्ज हमें फाइंड आउट करना है, so Q is equal to I × T। करंट बताओ कितना बेटा, करंट इज 5 एम्पियर एंड T इज 10 सेकेंड्स। यहाँ पे जरा ध्यान देना बेटा, अक्सर यहाँ पे बच्चे एक मिस्टेक करते हैं कि बच्चे 5 लिखा 5 ही लिख देंगे। अब बोलोगे सर 5 लिखा 5 ही लिखेंगे ना सर, और क्या लिखेंगे बेटा, वो बात तो सही, लेकिन मान लो कि अगर यहाँ पे 5 मिली एम्पियर होता तो बेटा, तो आप हंसते ना। तो ऐसे केस में आपको मिली का भी ध्यान रखना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, अपनी वाली मिली का भी ध्यान रखो और इस मिली का भी ध्यान रखो। तो ऐसे केस में बोले बेटा क्या हो जाएगा, 5 × 10 = 50 कूलम, देयरफॉर Q is equal to 50 कूलम। सो ये हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी, 50 कूलम इज द राइट आंसर। चलिए भाई साहब मूविंग टुवर्ड्स और नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है कि कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज हाफ, द करंट विल बिकम। मेरे प्यारे बच्चों फिर से लगा ओम्स लॉ, V = IR। तो ऐसे केस में बेटा I = V/R।
क्वेश्चन कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को तो कांस्टेंट रखा गया, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो आप खुद बताओ, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रखोगे तो करंट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक बढ़ेगा तो अगला घटेगा। क्वेश्चन ने कहा कि द रेसिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज हाफ, रेसिस्टेंस कर दिया आधा, मतलब आर को मेरे प्यारे बच्चों हमने कर दिया R/2। तो आप खुद सोचो बेटा, आर को आधा करोगे तो करंट तो डबल होगा ना यार, सो I बिकम्स 2I। सो ये होगा बेटा डबल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बेटा, चलो मेरे शेर मेरे चीतों यहां ध्यान से देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन बेटा, फटाफट बनाओ। क्वेश्चन कहता है कि इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रेसिस्टेंस वायर इज हाफ्ड देन इट्स रेसिस्टेंस बिकम, मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला बताओ, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। क्वेश्चन कहता है कि हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कर दिया है कितना, कहां गया भाई साहब, कहां गया, इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस वायर इज हाफ, मतलब कि आधा हो गया। बेटा आपको साफ साफ समझ में आ रही है कि अगर आपने रेसिस्टिविटी और लेंथ को कांस्टेंट रखा तो रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो एरिया अगर आप आधा करोगे यार तो रेसिस्टेंस तो डबल हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा बेटा 2R मींस 2 टाइम्स। सो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। आज का आखिरी सवाल, ये भी प्यारा सवाल है, अच्छा सवाल है, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान सवाल है बेटा। ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो, मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, ये फोटो, ये पिक्चर के माध्यम से ध्यान से देखो बेटा। क्वेश्चन ये कहता है बेटा कि एक 25 ओम के रेसिस्टर को और एक 15 ओम के रेसिस्टर को आपस में सीरीज में कनेक्ट किया और इनका जो कॉम्बिनेशन है उसके साथ 40 ओम के रेसिस्टर को पैरेलल में लगा दिया। तो आप बताओ कि इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, बता देंगे भाई साहब। आप खुद सोच के देखो बेटा कि जो 25 ओम का रेसिस्टर है और 15 ओम का रेसिस्टर, अगर यहां से करंट चला बेटा दोनों में सेम जाएगा ना यार, मतलब कि ये दोनों तो सीरीज में है। तो एक काम करो, 40 को वैसे का वैसे रहने दो और 25 और 15 को इसको सॉल्व करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आप सब जानते हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है वो सिंपली उन दोनों को ऐड करने से मिल जाएगा। तो ऐसे केस में 25 ओम प्लस 15 ओम बेटा कितना हो गया बोलो, ये हो गया 40 ओम। इसका मतलब कि इन दोनों को हटाओ और यहाँ पे सीधे लगा दो 40 ओम। अब मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों आपस में पैरेलल में, इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मूला याद करो आप, क्या है फॉर्मूला, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है भाई, तो ऐसे केस में कितना होगा बताओ, 1/40 प्लस 1/40, आप इसे लिख सकते हो 2 इंटू 1/40, 2 से मर गया 40 20 बार में, तो आंसर कितना होगा बेटा 1/20। ओके बेटा, अरे गधों 1/20 नहीं होगा, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे 1/R निकाले हो ना भाई साहब। सो 1/R इज इक्वल टू 1/20, मतलब कि R को पलटो, सो RP इज इक्वल टू 20 ओम। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये 40 ओम और 40 ओम का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 20 ओम। मेरे प्यारे बच्चों आओ आपको एक सरप्राइज दिखाता हूं, इतना जो आपने मेहनत की ना बेटा, डायरेक्ट आंसर निकालता हूं मैं, ध्यान से देखो। कभी भी अगर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन दे दें और सेम रेसिस्टर को कई बार अगर पैरेलल में जोड़ा गया हो, डायरेक्ट उसका आंसर कैसे मिलेगा, देखो फटाफट एकदम तेजी में डायरेक्ट आंसर बेटा। रेसिस्टेंस इन पैरेलल अगर सेम है, कितना है ये बताओ, 40 है, ऊपर लिखो 40, कितनी बार लगाया गया, 2 बार, 2 लिखो नीचे, ये देखो बेटा कट गया 2 से 20 बार में, एकदम लॉलीपॉप आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर ढूंढो भाई कहां गया, ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी 20 ओम इज द करेक्ट आंसर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है बेटा कुछ आपको सीखने को मिला होगा। ध्यान से आप सारे सीरीज को फॉलो करते रहिए और सीखते रहिए। तो अभी चलते हैं, फिर लौट के मिलते हैं।